हेलो व्यूअर्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने किया था नाजिज्म के बैकग्राउंड के बारे में और कैसे हिटलर पावर को राइज कर पाए, इसके भी बैकग्राउंड के बारे में। आज हम इसी चीज़ को थोड़े डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन में जाकर के नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के पहले पार्ट को देख सकते हैं। दैट विल बी अ गुड आइडिया to start with this chapter only after you have viewed the last video. Okay, तो हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर कैसे पावर में आ पाया? इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया था कि जर्मनी की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एकदम बेकार हो चुकी थी और उसी ने कहीं ना कहीं एक कंड्यूसिव रीजन दिया कि हिटलर पावर में राइज कर सके। हिटलर का जन्म 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया इज अ स्मॉल कंट्री इन द यूरोप। हिटलर जो है उसने अपनी जवानी जो है पॉवर्टी में गुजारी है, गरीबी में गुजारी है। और जब पहला वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हिटलर ने जो है अपने आप को जर्मन आर्मी में इनरोल कराया। शुरुआती के दिनों में उनको एक मैसेंजर बनाया गया इन द फ्रंट। फ्रंट क्या होता है? फ्रंट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर जो कहीं से अटैक कर रहे हैं, तो इस फ्रंट में एक मैसेंजर बन के रह गए हिटलर। इसके जस्ट बाद क्या हुआ, ये एक कॉर्पोरल बन गए और इनको काफी प्राइजेस, मेडल मिले इनके ब्रेवरी के लिए। ठीक है, मतलब ये एक डेडिकेटेड सोल्जर बन चुके हैं जर्मन आर्मी में। फिर क्या होता है, फिर अमेरिका एंटर्स इन द वॉर, है ना, 1917-18। तो फिर क्या होता है उसके बाद कि जर्मनी डिफीट कर दी जाती है। ठीक है, और इट इज लार्जली ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ अमेरिका इन द वॉर, एंट्री ऑफ अमेरिका इन द वॉर। आई एम सो सॉरी, एंट्रेंस इज नॉट द राइट वर्ड हियर। ओके, तो जर्मन डिफीट से हिटलर काफी हॉरिफाई हो चुके हैं। उनको काफी दुख है कि जर्मनी कैसे हार गई, क्योंकि वो भी एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म पर मानने वाले हैं। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से उन्हें काफी गुस्सा है। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्यों, किन फील्ड्स पे गलत थी, ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है ना, कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा जिम्मेदार किसको ठहरा दिया? जर्मनी को ठहरा दिया। और क्योंकि जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसलिए क्या हुआ, वॉर रेपरेशन, मतलब वॉर होने की वजह से जो वॉरिंग पार्टी थी उनकी लॉस होती है। तो जो विनिंग पार्टी की लॉस थी ना, जो भी लॉस हुई रिसोर्सेज की, उस कंप्लीट लॉस को बियर किसको करना था? जर्मनी को। इससे हिटलर काफी दुखी था और उसे लग रहा था कि वीमार रिपब्लिक ने ये क्या बेवकूफी कर ली है। उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करके बाकी जर्मन्स की तरह जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे बिलीव कर रहे थे, हिटलर को भी यही लग रहा था कि वीमार रिपब्लिक ने क्या किया है, जर्मनी को डूम कर दिया है, जर्मनी को ह्यूमिलिएट करने के कगार पे पहुंचा दिया है इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को साइन करके। ठीक है, 1919 में क्या होता है, हिटलर जो है एक छोटा सा ग्रुप है। हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इफ दिस इज जर्मनी, तो यहाँ की अगर पॉपुलेशन है ना, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। इवन हमने ये पढ़ा था कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, जिनकी आइडियोलॉजी लगभग सिमिलर है या एंड गोल सिमिलर है, ये भी एक थॉट प्रोसेस नहीं रख रहे थे। सोशलिस्ट जो है वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो, जबकि कम्युनिस्ट चाहते थे कि सोशलिज्म ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत यूनियन स्टैब्लिश हो जाए, है ना। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी अलग अलग थे। तो जर्मन सोसाइटी जो है वो काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बट गई थी। इसी में से एक पार्ट था सोशलिस्ट जर्मन लोगों का, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। उस ग्रुप की नाम थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। धीरे धीरे अपने कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से हिटलर इस ग्रुप में काफी इम्पोर्टेंट हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हिटलर ने इस ग्रुप की लीडरशिप ले ली और इस ग्रुप में 2 वर्ड ऐड कर दिए इस ग्रुप के नाम पे, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट। सो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बन गया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसएसआर से एक शिफ्ट दिखा, क्योंकि वर्कर्स,
ठीक है, कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर की लाइन पर रिवॉल्यूशन स्टैब्लिश करके सोसाइटी की सारी चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, है ना। तो वर्कर्स पार्टी के आगे लगाया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका मतलब है क्या कि ये नेशनलिज्म इनका पहला गोल है। और ये धीरे धीरे नेशनलिज्म ही कब एक्सेसिव नेशनलिज्म बन जाएगा, ये जर्मन में लोगों को पता भी नहीं चलेगा जर्मनी। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को ही शॉर्टकट में हम कहते हैं नाजी पार्टी, वो भी ऐसा ही कहते थे। शॉर्टकट में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की का ही नाम था नाजी पार्टी। 1923 में क्या होता है, हिटलर जो है अब क्योंकि इस पार्टी के हेड हो गए, तो वो कुछ माइंड में उनके जो है ना पावर डायनेमिक्स को या कूप करने के कुछ प्लान्स चल रहे हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बवेरिया के कंट्रोल की जाए, बवेरिया को कंट्रोल की जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बर्लिन जाते हैं अपने ग्रुप के साथ और पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एंड यस, यहाँ पर ये कोई सक्सेस नहीं मीट कर पाते हैं, ही मिजरेबली फेल्स हियर। ठीक है, और फेल करने के बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो पावर में थे आप उनको हटाने का प्लान कर रहे थे, तो हिटलर को कर लिया जाता है अरेस्ट। इसके बाद हिटलर पर लगता है देशद्रोह का के चार्जेस लग जाते हैं, का इल्जाम लगता है। ठीक है, बाद में हिटलर को रिलीज कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। नाजी जो है वो कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी जर्मनी में। ऐसा नहीं है कि ये हिटलर की पार्टी थी तो शुरू से ही जर्मन्स काफी ज्यादा लाइक कर रहे थे नाजी पार्टी को, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पॉपुलर सपोर्ट इनको 1930s तक भी नहीं मिल पाई। ओनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से किया था कि 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आई और यूएसए ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही थी डेविस प्लान के तहत जर्मनी को वापस से जर्मनी की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने में। तो ये फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, जिसके बाद जर्मनी में मास अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है, जर्मन मार्क्स कोलैप्स कर जाता है। तो फिर क्या हो जाता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो नाजी प्रोपेगेंडा काम आता है। ठीक है, जब तक लोगों के पास खाना है, लोगों के पास रहने को सही जगह है, लोगों के पास राइट एजुकेशन है, मतलब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पूरा हो रहा है, वो रिवोल्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, वो कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म को भी, एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ आइडियाज को वो प्रमोट नहीं करते हैं अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती है। इट वॉज ओनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन कि जर्मनी में डेविस प्लान को खत्म कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट रुक गया और जर्मनी की इकोनॉमी फिर से क्रिपल कर गई, जैसे वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद करी थी। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि लोग जो है मिडिल क्लास जॉब लूज कर रहे हैं, वर्कर्स के पास जॉब नहीं है, सेविंग्स खत्म हो रहे हैं, ऐसे में जो है नाजी प्रोपेगेंडा काम आता है। नाजी जो है वो लोगों को प्रोपेगेंडा करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि देखो वीमार रिपब्लिक ने आपके लिए किया ही क्या, है ना। एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन कर दिया और क्या पूरे नेशन के पास ह्यूमिलिएशन ला दिया, ना हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ना कुछ है, और क्या है, बस ह्यूमिलिएशन है। ये सारे प्रोपेगेंडा काफ़ी काम आ गए। ठीक है, इसको ये हमें कैसे समझ आ रहा है कि प्रोपेगेंडा का फर्क पड़ा था, क्योंकि 1929 में अमेरिका में आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट बंद हुआ। इसके जस्ट एक साल पहले 1928 में इलेक्शंस थे। जब 1928 में जर्मनी में इलेक्शंस थे तो नाजी पार्टी को मिला जुला करके 2.6% वोट ही आए थे रीचस्टैग में। ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट का नाम है रीचस्टैग। तो नाजी पार्टी को बस 2.5% वोट आए थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब इलेक्शंस हो रही हैं 1932 में, तो यहाँ पर नाजी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई। तो कहीं ना कहीं इट इज़ राइट कि इन्वेस्टमेंट जब नहीं होने लगा, लोगों के पास बेसिक नीड नहीं आने लगी, तो लोग जो है ना, ऐसे में क्या होता है कि एक मसीहा की तलाश में आ जाते हैं। तो अब लोग एक मसीहा ढूंढ रहे हैं जो वीमार रिपब्लिक से और साथ साथ ये सारे एक क्रिपल्ड इकोनॉमी, एक रॉन्ग स्टेट ऑफ पॉलिटी या सोसाइटी से बचा दे। ठीक है, और
ऐसे में कौन आता है? ऐसे में हिटलर आता है, जिसको जैसे प्रोमिसेस चाहिए थे वैसे प्रोमिसेस करता है। तो क्या होता है, हिटलर या फिर नाजी पार्टी को 37% ऑफ वोट्स मिल जाते हैं। ओके, फॉर एनीवन हु हैज कंफ्यूजन कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, तो प्रोपेगेंडा ना एक स्पेशल तरीके का मैसेज होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, पोस्टर्स लगा करके, फिल्मों की मदद से, है ना, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सपोज हमें इन्फ्लुएंस करना है कि ए कम्युनिटी बुरी है और हम एक मूवी बना दे जिसमें एक कम्युनिटी को विलन दिखा दे, तो दिस विल बी कॉल्ड अ प्रोपेगेंडा मूवी। ओके, तो ऐसे पुराने ज़माने में मूवीज़ वगैरह इतनी थोड़ी कम थी, तो पोस्टर्स, स्पीचेस, इससे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। आज मूवी जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए एक बेटर मीन्स है, क्योंकि वो मास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या कर सकती है, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, ये एक पिक्चर है जो 1938 के न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस की ली गई है, और हिटलर को लोग ग्रीट कर रहे हैं, एंड यू कैन सी पीपल आर विद हैप्पी फेसेस, तो कहीं ना कहीं दे आर हैप्पी विद हिटलर। ठीक है, अब एक फोटो से अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है, बट इनिशियली जर्मन के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, जर्मनी के लोग, बीमार रिपब्लिक लग रहा था कि कोई प्रॉपर स्टेप नहीं ले रही है, तो पीपल वर विलिंग, है ना, तभी तो 37% ऑफ सीट आई, या फिर लार्जेस्ट पार्टी बन पाई नाजी पार्टी। ओके, हैविंग सेड दैट, हम आगे मूव कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ नाजी पार्टी। आप देख सकते हैं ये लोग जो है अपने, दिस इज नॉट अ प्रॉपर, दिस लुक्स लाइक अ स्वास्तिक सिंबल, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर स्वास्तिक सिंबल। तो जो हिटलर के नाजी पार्टी की सिंबल है ये स्वास्तिक नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ी स्ट्रेट दिख रही है, बट आप प्रॉपर देखेंगे तो स्वास्तिक कुछ कैसी होती है, स्वास्तिक इज स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्वास्तिक इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके, तो इट इज अ बिट स्ट्रेट। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ से ना वी जस्ट शो कि यहाँ से एक ऐसे करके टिल्टेड लाइन सी बनी होती है, और 4 डॉट्स भी होते हैं। ठीक है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं अपने हिंदू फिलॉसफी में। बट हिटलर की जो स्वास्तिक सिंबल थी उसमें ये डॉट्स ओमिटेड थे, और वो कुछ ऐसी थी। So it was something like this. Excuse me for my drawing. So it was something like this. तो ये ऐसे कुछ टिल्टेड थी, कैसे टिल्टेड थी, राइट साइड में रोटेटेड थी। ठीक है, स्वास्तिक जो है वो राइट को रोटेटेड थी, है ना, और इसके साथ साथ डॉट्स ओमिटेड थे, है ना, और ये जो है ये इसके बाहर ये वाला जो ये पार्ट था ना, ये भी ओमिटेड था। तो दिस वाज आल्सो नॉट प्रेजेंट, दिस पार्ट वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और इस सिंबल का प्रॉपर नाम क्या था, तो इसका प्रॉपर नाम था हेकेन क्रूएस। ठीक है, ये नाजी पार्टी का सिंबल था। तो ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंस था, है ना, 45 डिग्रीज टिल्टेड थी ये स्वास्टिक्स। ओके, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, ये नाजी पार्टी की दूसरी फ्लैग है, या जो भी ये बैनर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्तिका जो है ये 45 डिग्री राइट की तरफ टिल्टेड है, इससे डॉट्स ओमिटेड है, और क्या है, इसमें लाइंस बने हुए नहीं है। सो दिस इज नॉट स्वास्तिका, दिस इज हेकेन क्रूएस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर विद द राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो इसके बाद फिर क्या होता है, हिटलर एक पावरफुल स्पीकर है ऐसा बताया जा रहा है। ऑफ कोर्स तभी तो वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के क्या हो गए, धीरे धीरे हेड हो गए। ठीक है, उनके पैशन, उनके वर्ड्स लोगों को क्या करते थे, मूव कर देते थे। वो लोगों से वो बोलते थे जो लोग सुनना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने लोगों को क्या कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, जो भी वर्सेलीज में हमारे साथ बुरा हुआ उसको रिस्टोर करूंगा, और जर्मन लोगों को उनका इज्जत वापस दिलाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ क्या बोला, मैंने बोला ना, जो लोग सुनना चाहते थे वो उनसे वही वादा करते थे। तो यूथ से क्या वादा किया कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी लोग थोड़े नेशनलिस्टिक टाइप है उनको बोल रहे हैं कि हम फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को ख़त्म करेंगे। इनफैक्ट जो फार्मर्स होते थे उनसे कहते थे कि फार्म के लिए बेटर रिसोर्सेस अवेलेबल करेंगे, है ना, एग्रीकल्चर के लिए। हिटलर ने नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को क्या कर लिया, कहीं ना कहीं डिवाइस किया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, इस हिटलर समझ गया क्या कि सिग्निफिकेंस रिचुअल का क्या है,
है ना, उसने रिचुअल सिंबल्स यूज करने लगे मास मोबिलाइजेशन के लिए। सपोज मैं अभी कुछ बोलूं और 4 लोग मेरे पास ना आए, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए सपोज दिस इज एन एरिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस एरिया को 4 पार्ट में, सपोज ये एरिया डिवाइडेड है, इस पार्ट में सपोज रिलीजन ए, सपोज लेट अस से यहाँ पर इस्लाम ज्यादा चल रहा है, इस एरिया में हिंदुइज्म ज्यादा चल रही है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, और यहाँ पर सिखिज्म ज्यादा चलता है। तो मैं यहाँ पर अगर कहीं पर भी किसी भी एरिया में जाऊं और नॉर्मली लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूं, तो कुछ लोग इन्फ्लुएंस होंगे, बट अगर यहाँ पर मैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए इस्लामिक सिंबल्स का यूज करूं तो ये लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ पर मैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए हिंदू सिंबल्स को यूज करूं तो ये लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ पर क्रिश्चियन सिंबल, यहाँ पर सिख सिंबल, ऐसे यूज करूं तो मास मोबिलाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहेंगे क्योंकि लोग रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, ये बातें तो रिलीजन में भी हमारी कही गई है, ये बातें ये लीडर भी कह रहा है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ये हिटलर बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए वो जो है वो रिचुअल्स को यूज करते थे, रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स को यूज करके मास मोबिलाइजेशन किया। नाजीज जो है वो मैसिव रैलीज करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, ठीक है, ताकि वो लोग दिखाएं कि हिटलर को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हिटलर जो है वो लोगों में यूनिटी लेकर के आएगा, ऐसी बातें की जाती थी। रेड बैनर्स एक्चुअली ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि उसमें स्वास्तिक नहीं है ये, ठीक है, रेड बैनर्स है जिसको हेकेन क्रूज कहते हैं, और ये जो है ये लोग यूज किया करते थे। बट यू कैन राइट स्वास्तिका फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, तो आप स्वास्तिक ही कह सकते हैं। बट ये स्वास्तिक कैसा है, ये स्वास्तिक 45 डिग्री राइट की तरफ टिल्टेड है, इससे डॉट्स ओमिटेड है। बट इससे क्या समझ आ रहा है कि ये लोग जो है क्या कर रहे थे, रिलीजन का यूज कर रहे थे, रिचुअल्स का यूज कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, है ना। और फिर इससे क्या होता था, रिचुअलाइज नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज, ठीक है। अब एंड में जैसे कि सपोज मुझे एक हिंदू क्राउड को अगर अपनी तरफ पुल करना है, तो मैं एंड में क्या करूंगी, कुछ हिंदू सिंबल बोल दूंगी, जैसे हर हर महादेव, ठीक है। अगर मुस्लिम क्राउड को अपने तरफ पुल इन करना है तो मैं मुस्लिम सिंबल या मुस्लिम सेइंग्स यूज करूंगी, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल दूं अस्सलाम वालेकुम, तो ऐसे क्या होगा कि मैंने रिचुअल के सिंबल्स को यूज किया, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम ये रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से रिलीजन फॉलो किया है, ठीक है। तो फिर अगर हिटलर जो है वो रिलीजियस बातों को दोहराएगा, रिलीजियस रिचुअल्स को दोहराएगा, अपने पार्टी को कहेगा उनको दोहराने, तो ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। सारा खेल ही रिलेट करने का है, जितने लोग रिलेट कर पाएंगे उतने लोग क्या होंगे, उतने लोग फिर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो नाजी सैल्यूट, रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वेयर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल फॉर पावर, ठीक है, कि पावर गेन करने का ये सारा एक पार्ट था कि रिचुअल्स यूज करो, ठीक है। मीटिंग के एंड में कुछ ऐसा बोल दो, कुछ रिलीजियस बातें बोलो, कुछ रिलीजियस क्राई यूज करो, ठीक है। तो ये सारे हिटलर यूज किया करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज कर पाए पब्लिक ओपिनियन को। नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो स्किलफुली प्रोजेक्ट किया गया था, उसने स्किलफुली हिटलर को क्या बना दिया, मसीहा। मसीहा मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको बचाए, आपके सारे प्रॉब्लम से आपको डिलीवर करे, है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रिश्चियनिटी में मसीहा माना जाता है ना, कि जो आए थे और जो उन्होंने क्या किया, दुनिया से बुराई, एविल एलिमेंट को खत्म करने की कोशिश की, लोगों के प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये एक इमेज था दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस एंड डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड। क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन लोगों को काफी ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, उनका प्राइड काफी बर्बाद हो गया था। तो हिटलर जो है उसने अपने आप को मसीहा की तरह दिखाया, ज्यूज सिंबल्स, रिचुअल्स को यूज किया, जैसा हमने अभी जस्ट समझने की कोशिश की। इससे क्या हुआ ना, लोगों के इमेजिनेशन को ये कैप्चर कर पाया, ठीक है। और लोगों के इमेजिनेशन में उनका सेल्फ वर्थ जर्मन्स का क्या हो गया था, काफी कम हो गया था। तो इससे क्या होता है, डिग्निटी और प्राइड उनका बढ़ा कि नहीं, हमारे पास कोई है जो हमको पुरानी इज्जत दिलाएगा, हमारे पास कोई है जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से हुए हमारे ह्यूमिलिएशन से हमें क्या करेगा, हमें मुक्त करेगा।
तो इसलिए एक लार्ज सेक्शन ऑफ जर्मनी जो है वो हिटलर को सपोर्ट कर रही थी, जैसा हमने 1932 के इलेक्शन में देखा, और फिर उसके बाद ये बढ़ते चले गए नंबर, ठीक है, हिटलर के वंडरफुल प्रोपेगेंडास की मदद से, है ना। हिटलर ने बहुत ही डिवाइस, बहुत ही सोच समझ के प्रोपेगेंडा कैरी किया, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो पाए। 30 जनवरी 1933, 38 जनवरी 1933 क्या होता है, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग जो है वो खुद ही सामने से जा करके वो हिटलर को, अभी क्या है, अभी नाजी पार्टी क्या है 1932 में, वो लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, बट प्रेसिडेंट तो कोई और है। तो प्रेसिडेंट कौन है, हिंडेनबर्ग है। ये हिटलर को चांसलर का पोस्ट दे देते हैं कि आप जर्मन चांसलर बन जाइए। चांसलर कौन होते हैं, जैसे कि इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। फिर वो कंट्री, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब वहां पर क्या होता है, असली पावर किनके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, ठीक है। तो जर्मनी में ये वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो हो रहा था। और क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है हिंडेनबर्ग, ये क्या करते हैं, ये ऑफर करते हैं हिटलर को चांसलर का पोजीशन। तो कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहीं ना कहीं माना जाता है कि होम मिनिस्टर सबसे टॉप पर है ना। तो वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जर्मनी में थी उसमें सबसे टॉप का पोजीशन क्या था, दैट वाज द पोजीशन ऑफ अ चांसलर, ठीक है। ये पोजीशन हिटलर को ऑफर हो जाती है। इस समय तक क्या होता है, नाजी जो है वो क्या करते हैं, वो कंजर्वेटिव जितने भी जर्मनी में लोग थे जो पुराने विचारधारा के थे, उनको अपनी तरफ जोड़ लेते हैं रिलीजियस बातों को यूज करके, ठीक है। और जैसे हिटलर जो है वो चांसलर बन जाता है तो एक पावरफुल पोजीशन आ गई उसके हाथ में। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, डेमोक्रेसी को बिट बाय बिट तोड़ने की कोशिश करता है, मतलब रूल ऑफ पीपल धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करता है, और सारी की सारी सत्ता को, सारे के सारे पावर को कोशिश करता है कि अपने हाथ में संभाले, ठीक है। क्या होता है, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या होता है, एक मिस्टीरियस आग लग जाती है ना। फरवरी में ये आग लगती है और इससे क्या होता है, और ज्यादा उसका मूव जो है वो ज्यादा फैल जाता है, ठीक है। फायर लॉ बना दिया जाता है कि फायर डिग्री दी जाती है 28 फरवरी 1933 को। जब फायर लगी उसके बाद फिर ये लॉ बना कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया और झट से फिर इमरजेंसी लगा दी गई, ठीक है। इमरजेंसी लगा दी गई तो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक क्या दिया होता, अभी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है जर्मनी में, तभी तो प्रेसिडेंट ने हिटलर को चांसलर बनाया है। और इसके बाद फिर क्या होता है, ये और भी तरीकों को यूज करता है, तो एक मिस्टीरियस फायर भी लगती है जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो कि लोग क्लेम करते हैं कि हिटलर और उसके नाजी लोगों ने लगवाया था, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, फिर आग लगने के बाद एक मौका मिल जाता है, बोलते हैं कि नहीं नहीं सही सिचुएशन तो नहीं है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग जाना कोई छोटी बात तो है नहीं, तो क्या करो, इमरजेंसी लगा दो। तो अभी तक जर्मन लोगों को डेमोक्रेसी मिली हुई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, सिविक राइट्स थे, तो ये सारे राइट्स जो है ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, कम्युनिस्ट कौन लोग हैं, कम्युनिस्ट जो हैं उनकी तरफ हिटलर फिर टर्न होता है। सबसे पहले वीमार कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया, फिर कम्युनिस्ट की तरफ टर्न होता है, और फिर क्या होता है, इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता है। अभी हम जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, विल डिस्कस अबाउट इट। तो क्या होता है कि कम्युनिस्ट को बहुत खराब तरीके से हिटलर परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। 6808 लोग जिनको अरेस्ट किया गया था एक छोटे से शहर से, ठीक है, उस शहर का नाम है ड्वेसेल्डॉर्फ। तो ड्वेसेल्डॉर्फ शहर से 6808 लोगों को क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। अ स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, वहां पर बस 500,000 पॉपुलेशन थी, है ना, ठीक है। और उसमें से 6808 लोगों को, जो लोग सरवाइव कर रहे थे अरेस्ट को, इतने ही लोग सरवाइव कर पाए, 6808। और इसमें से कितने लोग कौन बचे थे, 1440 लोग जो हैं ये कम्युनिस्ट थे, ठीक है। There were however only one among the 52 types of victims prosecuted by the Nazi across the country.
तो अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक जगह है जहाँ पर क्या करते हैं, ये जनरली चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर से घिरी होती है, ठीक है, और यहाँ पर उन जिनसे भी प्रॉब्लम है सबको यहाँ पर भेजा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, इनको बेसिक खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, और एंड इनका क्या होता था, फाइनली इनको क्या कर दिया जाता था, एक गैस चेम्बर में डाला जाता था, जो देख करके तो एक बाथरूम जैसा दिखा करता था, बट इसके शावर, इसमें फेक शावर्स भी बने होते थे, बट एक्चुअली में पॉइजनस गैस होता था। तो लोग जब यहाँ आते थे बाहर से बंद हो जाता था और तड़प तड़प के मर जाते थे। तो एक छोटा शहर है ड्यूसेलडॉर्फ, ठीक है, ड्यूसेलडॉर्फ जो है यहाँ पर बस 500,000 पॉपुलेशन है। लेट अस रियलाइज दिस, सो दिस इज व्हाट 500,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 500,000 पॉपुलेशन, सो दिस जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। सो यहाँ पर क्या होता है, 500,000 पॉपुलेशन, सो वी कैन रियलाइज 500,000 पॉपुलेशन क्या हो जाती है, 5 लाख लोगों का शहर है, ठीक है, 5 लाख लोग रहते हैं ड्यूसेलडॉर्फ में। और यहाँ पर व्हाट हैपेंस, तो ड्यूसेलडॉर्फ में क्या होता है कि लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, पूरे शहर से बहुत सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या था, अभी जस्ट हमने बात किया, वहां पर लोगों को फाइनली गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था कि वो वहां पर क्या करे, मर जाए सफोकेट करके। तो इसमें कुछ लोग बच पाए थे, आउट ऑफ द सर्वाइविंग जितने लोग बच पाए थे, 6,808 अरेस्टेड लोग थे अरेस्ट फाइल्स में, उसमें से जो लोग बच पाए थे ड्यूसेलडॉर्फ से, उसमें 1440 जो है वो कम्युनिस्ट थे। और मतलब इससे हम समझ पा रहे हैं कि कम्युनिस्ट से खास नफरत थी हिटलर को। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वालिटी की बात करते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप किसकी बात करता है कि डिक्टेटरशिप में वैसा ही पर्सन हो सकता है जहां पर एक पर्सन के हाथ में सारे पावर हो। तो इक्वालिटी बिल्कुल नहीं बात होनी चाहिए डिक्टेटरशिप में। बट कम्युनिस्ट जो है वो 52 अलग अलग तरह के लोगों में से एक थे जिनसे हिटलर नफरत करता था। इसके अलावा 52 और अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे कि कोई मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड है वो भी आ गए, ज्यूज भी आ गए। इन सबको परसिक्यूट किया गया था नाजीज के द्वारा पूरे जर्मनी। अब क्या होता है, 3 मार्च का दिन था 1933। इसमें क्या होता है, एक एक्ट पास की जाती है। इस एक्ट का नाम है इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट में क्या होता है, जर्मनी में डिक्टेटरशिप ले आता है हिटलर। फेब में बोला, फरवरी में क्या बोला जाता है कि यहाँ पर इमरजेंसी पास की जाए, और फरवरी के बाद फिर इनेबलिंग एक्ट से डिक्टेटरशिप। क्यों इमरजेंसी आई थी फरवरी में? क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग गई थी, जो माना जाता है कि जर्मनी में मतलब हिटलर और उसके नाजी सपोर्टर्स ने ही लगाया था। इससे हिटलर को जो है वो क्या होता है, सारे पावर्स मिल जाते हैं ओवर द पार्लियामेंट, ठीक है, हिटलर का रूल ओवर द पार्लियामेंट चलने लग जाता है। ओके, और फिर सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और ट्रेड यूनियंस हैं उसको बैन कर दिया जाता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैन्ड एक्सेप्ट फॉर नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट। तो कुछ पार्टी थे जो नाजी का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, तो वो रह जाती है, और बाकी सारे को इमरजेंसी के नाम पे कर दिया बैन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हिटलर मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेता है नाजी पार्टी की, या फिर कहो कि अपनी। जर्मनी के गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया खुद का, इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, कि हम जो चाहेंगे वही दिखाया जाएगा मीडिया में, ठीक है, ताकि क्योंकि मीडिया जो है वो लोगों को के ओपिनियन को बनाता है, तो हम जो चाहेंगे वही न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा। हम जहाँ चाहेंगे आर्मी वहाँ पर लड़ेगी, लोगों से भी लड़ सकती है अगर हमारा मन हो। इकोनॉमी को अपने हाथ में कर लिया, जुडिशियरी तक को सेपरेट नहीं रहने दिया, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जब भी हार्म हो जाती है तो क्या होता है, डेमोक्रेसी को हो जाता है खतरा, ठीक है। स्पेशल सर्वेलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया जाता है, क्यों? ताकि नाजी जैसा चाहते थे वैसा सोसाइटी बन पाए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, रेगुलर पुलिस जो होते हैं ग्रीन यूनिफॉर्म में, उसके अलावा क्या होता है, एसए को भी क्या कहा जाता था, स्टॉर्म ट्रूपर्स भी कहा जाता था, इनको रखा जाता है। और
स्टॉर्म ट्रूपर्स में ही एक स्पेशल ग्रुप था, जैसे कि एक रेगुलर पुलिस है, ठीक है। पुलिस के साथ एडिशन में कौन आ गए? स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसको कि SA कहा जा रहा है, और इसमें इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो स्टॉर्म ट्रूपर्स में एक स्पेशल कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गेस्टापो। क्या कहा जा रहा है? गेस्टापो। गेस्टापो का मतलब है सीक्रेट स्टेट पुलिस, ठीक है। इसके अलावा इसके एक और थे स्टॉर्म ट्रूपर्स में, SS, जिसको कि प्रोटेक्शन स्क्वाड कहा जाता था। इसके अलावा क्रिमिनल पुलिस थी, ठीक है। स्टॉर्म ट्रूपर्स में क्रिमिनल पुलिस, गेस्टापो, SS, और क्या थी? सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है, जिसको कि SB कहा जाता था। तो ये सारे जो हैं, ये सारे अलग अलग न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे। अब ये बनाया किसने था? नाजी पार्टी के अंदर बना था। तो ये काम भी किसके लिए करेंगे? सिर्फ नाजी पार्टी के, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो इस नई ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में नहीं बात की गई थी, बस एक सिटी पुलिस के बारे में बात थी, बट उससे बढ़ा करके ये सारे नए नए पुलिस क्रिएट कर गए, ठीक है। इससे नाजी स्टेट को क्या मिली? रेप्यूटेशन मिल गई ड्रेडेड क्रिमिनल की। कोई भी नहीं चाहता था कि नाजी के नजर में हम आ जाएं, फिर हमारे साथ वो क्या करेंगे ये पता भी नहीं। क्या करेंगे? टॉर्चर चेम्बर्स में भेजेंगे, और क्या करेंगे? तो किसी को भी प्रॉब्लम हुआ, तो गेस्टापो को किसी से भी प्रॉब्लम हुआ, लगा कि ये हिटलर के अगेंस्ट बोल रहा है, नाजी के अगेंस्ट बोल रहा है, उठा करके फेंक दिया टॉर्चर चेम्बर में, ठीक है। और टॉर्चर चेम्बर से फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, ठीक है। और यहाँ पर कोई लीगल प्रोसीजर नहीं हो सकता है नाजी के अगेंस्ट या फिर गेस्टापो के अगेंस्ट। पुलिस जो है उनको भयंकर पावर मिल गया कि वो किसी को भी पनिश कर सकते थे। एंड देन व्हेन वी सेड कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है? एक कैंप है जहां लोगों को बाकी सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था और रखा जाता था बिना प्रॉपर लॉ के, ठीक है। और ये कैंप चारों तरफ से इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर से क्या होता था? फेंस्ड होता था कि कोई भाग ना पाए, ठीक है। और बाद में फिर क्या कर दिया जाने लगा, यहीं पर जो है वो पॉइजनस गैस रिलीज कर दिए जाने लगे। यहाँ के एक बाथरूम बनाए जाते थे जिसमें फेक शावर्स होता था। लोगों को कहा जाता था चलो आप तो इम्प्योर हो, आपको प्योरीफाई करने के लिए भेज रहे हैं, आप गड़बड़ थे। और जैसे अंदर जाते थे तो बाथरूम में क्या होता? पॉइजनस गैस रिलीज हो जाता, ये तड़प तड़प के मर जाते थे। इसके बारे में चैप्टर में आगे दिया गया है, जहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हिटलर ने तो वादा किया है क्या कि जर्मनी के सारे प्रॉब्लम्स को वो खत्म कर देगा। तो देखें सोसाइटी या इकोनॉमी को वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो हिटलर ने इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इकोनॉमिस्ट को दी, जिसका नाम क्या था? ज़ेल्मर्स कैस्ट, ठीक है, ज़ेल्मर्स कैस्ट। और ज़ेल्मर्स कैस्ट को क्या कहा गया कि फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। काम है नहीं, काम जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि ये रोड बना दो, है ना, अब रोड बना दो तो कुछ समय के लिए तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ऐसा ही कुछ कि यहाँ पर एक नहर बना दो, हाँ, तो कुछ समय के लिए तो एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ऐसे रिफॉर्म्स को तो लोगों को लगा रहे स्थिति तो सुधर रही है, एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, इकोनॉमी तो अच्छी हो रही है। बट ऐसे रिफॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इनके लिए एक बहुत ही फेमस वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स। ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि जैसे ब्यूटी पार्लर में कोई गया और उसने मेकअप करवाया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है? द मेकअप फेड्स, है ना। तो वैसे ये रिफॉर्म जो है आपको लग रहा है बड़ा सही है, बड़ा सही है, सब चीज़ ठीक हो गया, बट थोड़े समय के बाद क्या होगा? ये रिफॉर्म कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक बार रोड बन गई तो फिर से आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ? बहुत सारे जर्मन में सुपर हाईवेज बनाए गए, ठीक है। तो दो चीज ऐसे ही सुपर हाईवेज क्या होगा? एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएंगे। और वॉक्सवैगन कार बनाए जाने लग गए, ठीक है। तो ये क्या थी? ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम थी कि जॉब्स को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो जिसमें वॉक्सवैगन तो शायद बनाते रहे डिमांड के बेसिस पर, लेकिन सुपर हाईवेज तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से में भी हिटलर ने क्या किया? काफी क्विक सक्सेस मिली हिटलर को। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमी को कुछ हद तक हिटलर रिफॉर्म कर पाया है ना, वॉक्सवैगन और सुपर हाईवे प्रोग्राम से। इसके साथ साथ क्या हुआ? फॉरेन पॉलिसी में भी थोड़े सक्सेस मिले। कैसे? क्योंकि हिटलर सबसे पहले 1933 में लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने तो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जर्मनी पर इन्फोर्स करके रखा हुआ था, जर्मनी के एरियाज
को लूट करके रखा हुआ था। राइनलैंड को जो है फ्रांस को यूज करने दे दिया गया था। तो 1933 में हिटलर सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से निकला और उसके बाद उसने क्या किया, उसने राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया। अभी हम देखेंगे। उसके बाद उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया का जो एरिया था उसको जर्मनी में मिला दिया और 1938 में क्या स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन लोग रहते हैं तो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया भी हमारा है और ये पूरा एक जर्मन एम्पायर है और इसको बस एक लीडर की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड में भी हिटलर को सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हिटलर ने क्या किया, एक कंट्री है दैट इज व्हाट, जेकोस्लोवाकिया। जेकोस्लोवाकिया में एक पार्ट है सुडेटेनलैंड। ठीक है, सुडेटेनलैंड जो जेकोस्लोवाकिया की एक पार्ट है, यहाँ पर लोग जर्मन बोलते हैं। तो हिटलर ने बोला क्योंकि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर है, तो ये तो जर्मन पीपल है, जर्मन बोलते हैं, तो ये तो फिर हमारे पास आएंगे। तो इसलिए सपोज दिस इज जेकोस्लोवाकिया, तो इसका ये वाला पार्ट अगर सुडेटेनलैंड है, इसको हिटलर ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया कि ये तो आपका कंट्री अब बस इतना है, क्योंकि ये तो भाई जर्मन लोग हैं तो ये हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, और पहले तो इतना लिया और फिर धीरे धीरे क्या कर लिया, फिर पूरा का पूरा जेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इन सारे चीज में क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जब वो दूसरे कंट्रीज पर ऐसे अटैक कर रहे हैं तो कोई क्यों नहीं इसके अगेंस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारा चीज के लिए इंग्लैंड को काफी ब्लेम किया जाता है कि इंग्लैंड वाज इन अ पोजीशन कि वो थोड़ा लड़ सके, बट वो कुछ नहीं बोल रही है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड का मानना है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस वाज एन अनफेयर ट्रीटी। इसमें सारा का सारा जिम्मेवारी वॉर का किस पर दे दिया गया, जर्मनी पर दे दी गई, जिस वजह से इंग्लैंड मान रही है कि ये काफी हार्श ट्रीटी थी, तो थोड़ा बहुत करने दो जो कर रहा है जर्मनी। ठीक है, वो हर्ट है तो वो कर रहा है ना। और इस वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड, इसको कहते हैं अपीजमेंट, कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो आप चुप रहो। ठीक है, तो ये इंग्लैंड ने किया। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी को क्विक सक्सेस मिली और फिर उसके बाद फिर जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर फिर इंटरनेशनल अफेयर्स में भी क्या करने लगा, फिर और ज़्यादा जो है ही बिकेम मोर एडवेंचरस इन द इंटरनेशनल अफेयर। तो हिटलर यहाँ पर रुकता नहीं है। हिटलर के इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है स्कैस्ट, हिल्डेल्मर स्कैस्ट, इन्होंने एडवाइस किया हिटलर को कि आप इन्वेस्ट करें ह्यूजली इन रीआर्मामेंट, नहीं सॉरी, आप जो रीआर्मामेंट में ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इससे स्टेट जो है उसको क्या हो रहा है, उसको फाइनेंसेस नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करना है आपको क्या करना है, आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट क्या हुआ, हिटलर को ऐसे लोग या नाजी पार्टी को ऐसे कॉशियस लोग नहीं पसंद थे जो सही एडवाइस दें। तो हिटलर ने क्या चूज किया, हिटलर इनको हटा दिया गया, स्कैस्ट को इकोनॉमिक एडवाइजर से हटा दिया गया। तो नाउ हियर वी कैन सी, जो भी अभी हमने पढ़ा उसको थोड़ा अगर हम रियलाइज करने की कोशिश करें तो दिस इज जर्मनी इन द येलो कलर। ठीक है, और जर्मनी ने क्या किया, ये देखिए ये स्लोवाकिया है ना, तो यहाँ पर इसी का एक पार्ट ले लिया गया जर्मनी के तरफ से। और फिर उसके बाद फिर ये जो येलो में आप देख रहे हैं, दिस इज ग्रेटर जर्मनी, मतलब कुछ पार्ट इधर उधर के ऑक्यूपाई किए गए। ठीक है, तो स्लोवाकिया इतना ही बचा और बाकी पार्ट जो है वो जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया, जहाँ पर जर्मन लोग थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया एम्पायर भी आप देखिए जर्मनी के अंदर है ना, तो ऑस्ट्रिया के भी पार्ट को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। तो दिस वाज हैपनिंग, है ना, हिटलर धीरे धीरे करके क्या कर रहा था, चीज़ों को कैप्चर कर रहा था। और हिटलर को कौन सपोर्ट कर रहे थे, तो जो भी येलो कलर, जो भी आपको ऑरेंज में दिख रहे हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, ठीक है, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गारिया, तो ये लोग कोऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जर्मन ऑक्यूपेशन के अंडर कौन कौन सी टेरिटरीज आने लग गई थी धीरे धीरे, आप देख सकते हैं पोलैंड, यूक्रेन। ठीक है, तो दीज वर द टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। फिर ये जो लाइट ग्रीन में हमें कंट्री दिख रही है, दिस इज इटली, और इटली ने कौन कौन से टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया है। हाँ, क्योंकि जब हिटलर जर्मनी में रूल कर रहा था एज अ डिक्टेटर, उसी समय इटली में भी मसोलिनी नाम के एक पर्सन थे जो फेसिज्म चला रहे थे। जर्मनी में नाजिज्म चल रही थी और फिर इटली में क्या, फेसिज्म। तो इटली भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर रही थी इधर उधर। और न्यूट्रल कंट्रीज में कौन बच गई, तो पोर्टुगल, स्पेन, ठीक है, आयरलैंड और स्वीडन। ये जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती और स्विट्जरलैंड भी एक न्यूट्रल कंट्री थी। ओके,
हैविंग डन दैट लेट अस डू फर्दर। तो इकोनॉमिक क्राइसिस और बाकी जो सिचुएशन थी वो तो क्रिएट हो ही रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि मिलिट्री वॉरफेयर में रिसोर्सेस काफ़ी ड्रेन होती है। तो अब रिसोर्स वापस लाएं कहाँ से? तो टेरिटरी को एक्सपैंड करके नए एरियाज को पर क्या करते थे, एक्सपेंशन कर लेते थे। कहीं ना कहीं ये फिर मजबूरी बन जाती है। अगर आप कांस्टेंट वॉर कर रहे हैं तो टेरिटरीज एक्सपैंड करके ही रिसोर्सेज को पूरा किया जा सकता है। सितंबर 1939 में क्या होता है, जर्मनी जो है वो कर देती है पोलैंड पर अटैक। अब यहाँ पर इंग्लैंड या फ्रांस के सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है। उनको ये लगता है कि अब अगर नहीं बोले, क्योंकि पोलैंड के साथ ना एक और रीजन थी कि ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया हुआ था इंग्लैंड ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया था, हर एक कंट्री जो है ना वो कहीं ना कहीं डर में थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में ना ऐसे मिलिट्री पैक्ट साइन कर लेती थी कि आप पर अटैक हुआ तो हम भी हेल्प करेंगे, हम पर अटैक हुआ तो आप भी करना। तो पोलैंड के साथ इंग्लैंड और फ्रांस ने साइन किया हुआ था ट्राइपार्टाइट पैक्ट, जिस वजह से जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो फिर क्या हो जाता है कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, वो भी वॉर में आ जाते हैं। ऐसे ही एक अग्रीमेंट और भी साइन हुआ था किनके बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। ठीक है, कि इनमें से भी किसी एक कंट्री पर कोई अटैक करेगा तो दूसरी कंट्री हेल्प करेगी। तो एज आई सेड इट वाज वेरी कॉमन इन द इंटरनेशनल सिनेरियो दोज डेज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री को ये डर था कि कोई और कंट्री ना अटैक कर दे, तो हर कंट्री जो है वो अपने से स्ट्रॉन्गर या अपने लाइक माइंडेड कंट्री के साथ क्या करती थी, ट्रीटी साइन कर लेती थी कि आप पर कोई अटैक करेगा, या पैक्ट कह सकते हैं, पैक्ट इज अ बेटर वर्ड। तो पैक्ट साइन कर लेती थी कि आप पर कोई अटैक करेगा तो हम बचाएंगे, और हम पर कोई अटैक करेगा तो आप बचाना, मतलब मिल करके रेजिस्टेंस देंगे। पपेट रेजाइम्स जो हैं, जो कि जर्मनी को सपोर्ट करते थे, वो जो हैं वो पूरे के पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, उनको बिठा दिया गया था। 1940 में क्या हो गया, हिटलर जो है अपने सक्सेस के पिनेकल में, अपने सक्सेस के जेनिथ पर पहुंच गया, पावर के जेनिथ पर पहुंच गया। अब हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पर अटैक कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करता है हिटलर जो है, अब उसका सपना है कि वो पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर कर ले, ठीक है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे फूड सप्लाईज और बहुत सारे लिविंग स्पेस मिल जाएंगे जर्मन्स को। तो इसी सपने को फुलफिल करने के लिए हिटलर ने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन को। ये हिटलर की एक बेवकूफ़ी थी, हिस्टोरिक ब्लंडर माना जाता है हिटलर की तरफ से, क्योंकि जर्मनी जो है वो एक तरफ तो पोलैंड पर अटैक कर दिया, और पोलैंड पर अटैक करते ही ब्रिटिश और फ्रांस उससे ऑलरेडी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सोवियत आर्मी पर अटैक कर दिया। तो कुछ ऐसे देखें तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय अ सिंपल डायग्राम। सो दिस इज जर्मनी, ठीक है, एंड सपोज दिस इज पोलैंड, ठीक है, दिस इज पोलैंड। तो पोलैंड तो अकेले लड़ नहीं रहा है, ये साथ साथ इसके कौन लड़ रहे हैं, इसके साथ लड़ रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस, है ना। तो इस वाले एंड पे जर्मनी किन से लड़ रहा है, ब्रिटेन, पोलैंड और फ्रांस के फोर्सेस से लड़ रहा है। और इस वाले एंड पर जर्मनी ने अटैक किस पर कर दिया है, यूएसएसआर पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पर सोवियत रशिया, तो रशिया पर अटैक कर दिया सोवियत आर्मी पर। और सोवियत आर्मी जो है ना उसको हिटलर ने बहुत ही कम में आंक लिया था, वो इतनी कम थी नहीं, ठीक है। तो सोवियत रेड आर्मी जो है उसने क्रशिंग और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दिया जर्मन्स को। कहाँ पर, एक जगह है स्टालिनग्राड नाम का, वहाँ पर, ठीक है, स्टालिनग्राड नाम के जगह पर जर्मनी को हरा दिया सोवियत आर्मी ने। इसके बाद सोवियत आर्मी जो है, सोवियत रेड हाउंड आर्मी, इन्होंने जो है जर्मन सोल्जर्स को बस ये नहीं किया कि यहाँ से इस फ्रंट से भगा दें, भगाते भगाते इनके कैपिटल तक भगा दिया, ठीक है। मतलब वो सोवियत आर्मी जो है वो हार्ट ऑफ बर्लिन तक पहुँच गए। जर्मन सोल्जर्स जब तक बर्लिन तक नहीं पहुँचे उनको भगा दिया, ठीक है, उनको रेजिस्टेंस जारी रखा, कुछ ऐसा हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई जर्मनी की सोवियत पर अटैक करके, ठीक है। और इससे जो है हिटलर का जो ड्रीम था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप हिटलर का हो जाए, वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि सोवियत से तो आप टकरा नहीं पाए, और सोवियत का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस चल रहा था पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप में। अब तक भी आप गौर कर रहे होंगे कि हम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो बार बार हर वॉर में दिख जाता है। ये इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन है, दिस इम्पॉर्टेंट प्लेयर इज अमेरिका।
तो अमेरिका जो है ना वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी गड़बड़ हो जाती है। तो वो क्या कह रहा था कि हम तो दूर दूर से ना वेपन सप्लाई करेंगे, जिसको खरीदना है खरीद लो, पर वॉर में तो हम नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि हमारा रिसोर्सेस बर्बाद हो जाएगा। और ये भी बात है कि अमेरिका अफोर्ड भी कर रहा था वॉर से बचना, क्योंकि यूरोप है और ये अमेरिका है, तो इसके बीच में क्या है, ओशन है ना, तो वो इजिली अवॉइड कर पा रहा था वॉर में घुसने से। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए अमेरिका को, तो वो हटा हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जापान। जापान क्या है, आपने हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जापान, इटली और जर्मनी, इन्होंने क्या साइन किया हुआ है, इन्होंने साइन किया हुआ है आपस में एक अग्रीमेंट कि कोई भी किसी पर अटैक, किसी एक कंट्री पर अटैक होगी तो वो तीनों पर अटैक मानी जाएगी। तो जापान क्या करता है, जापान जो है वो ईस्ट में, मतलब एशिया में अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान क्या होता है, जापान जो है वो यूएस के नेवल बेस जो पैसिफिक ओशन में है, उस नेवल बेस का नाम क्या था, उस नेवल बेस का नाम था पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर में यूएस का नेवल बेस है, यहाँ पर यूएस की नेवी है। ठीक है, यूएस की डिफेंस प्रेजेंट है, और यहाँ पर कर दिया अटैक किसने, जापान ने। अब इससे क्या हुआ, यूएस को गुस्सा आ गया कि हम तो वॉर से सेग्रीगेटेड थे, तो आपने हम पर अटैक कर दिया। इसके बाद यूएस जो है वो एंटर कर जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब क्या हो जाता है, अभी कौन कौन है इस तरफ, यूएस है, यूएसएसआर है, ठीक है, फिर फ्रांस है एंड ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये चार पावर्स फिर से आ गए साथ, दिस इज कॉल्ड एज अलाइड पावर्स, जिसमें पिछली बार वर्ल्ड वॉर 1 के समय यूएसएसआर जो है वो एंड में निकल गया था, इस बार वो भी बना हुआ है। तो यूएसए जो है क्या करती है, यूएसए अब अटैक करना स्टार्ट कर जाती है। वॉर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो एंड कब हो जाती है, 1945 में वॉर एंड हो जाती है। हिटलर हार जाता है, कब हारता है, उसके थोड़े पहले मई 1945 से के टाइम पर हिटलर जो है वो हार जाता है। उसके थोड़े बाद क्या होता है, अगस्त के महीने में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका जो है 2 एटम बॉम्ब्स गिरा देती है ना। और इसके बाद फिर क्या होता है, 15 अगस्त, जो कि इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए इट इज़ इंडिपेंडेंस डे, बट एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि 15 अगस्त ही वो दिन था जब जापान ने जो है वो कंप्लीट सरेंडर कर दिया था, है ना। जापान ही लास्ट कंट्री थी, इटली तो हारी गई, और इटली के हारने के बाद जर्मनी हार गई, है ना। हिटलर ने सरेंडर कर दिया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, तो जर्मनी ने फिर सरेंडर कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, 15 अगस्त को फाइनल पावर जो जापान है इन तीनों में से, वो भी सरेंडर कर देती है कंप्लीटली। ठीक है, तो इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब हमने जो पिछले वीडियो में देखा था हेलमुथ की स्टोरी, कि हेलमुथ के पिता ने कर लिया था सुसाइड, खुद को शूट कर लिया था, शायद अब हम समझ पा रहे हैं कि क्यों शूट किया था, क्योंकि वो नाजी पार्टी के एक मेंबर थे और वो हार चुके थे, है ना। तो इसलिए उनको ये डर हो गया कि जो हमने किया है वही काम क्या होगा, वही काम किया जाएगा हमारे साथ वापस, हमें भी वही किया जाएगा, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा और हमारे साथ भी गलत किया जाएगा। तो हेलमुथ के पिता जो थे उन्होंने कर लिया था सुसाइड। आई होप वी अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं नाजी वर्ल्ड व्यू, कि नाजी दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, हाँ, उन्होंने जो व्यूज रखा हुआ था वो कैसे उसको जस्टिफाई करते थे। तो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग चैप्टर अगेन, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू।